अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर टीचर ट्रेनर एंड अ पब्लिक स्पीकर परवेज़ कुरैशी। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है एक अहम टॉपिक है और जिसे हम ग्रामर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्रामर की जो एक बेस होती है जहाँ से हम सेंटेंस मेकिंग का आगाज़ करते हैं, तो उस आगाज़ से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी हम जो भी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लेवल पे, तो उसका मकसद यही होता है कि हमने सेंटेंस मेकिंग करनी होती है उस पर्टिकुलर ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे हम टेंसेस की बात करें, चाहे हम मॉडल वर्ब्स की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें या किसी भी नौयत का हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, तो उस तमाम का मकसद ये होता है कि हम सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस मेकिंग करें। तो आप इस टॉपिक से ये आपकी एक फाउंडेशन, एक बुनियाद, आपकी बेस बन जाएगी कि जहां हम अगर इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में उनको आप समझ जाते हैं, तो आप किसी भी तरह का या किसी भी ग्रामर में जुमला आप आसानी से बना सकते हैं और उसको आप चाहे रिटन या स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहला पार्ट जो है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले जो इस डायग्राम को आप देख रहे हैं या आप इस इलिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं और कुछ एलिमेंट्स आपको मेंशन किए गए हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें सबसे पहले बात की गई है सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके बाद है वर्ब, राइट, उसके बाद है प्रेडिकेट और इसके बाद है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये आपके बेसिक्स से आपके जो पार्ट्स हैं उनका हमने यहाँ जिक्र किया, लेकिन इसी में अगर आप मज़ीद इसकी इनलार्जमेंट की तरफ जाएं, इसको मज़ीद आप समझें, तो इसमें दो चीज़ें और ऐड होंगी। यहाँ जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट भी इसका एक पार्ट है और जो दो अदर चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ है क्लॉज, ठीक है, और दूसरी चीज़ है फ्रेज, ठीक है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अगर इन डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं तो हम किसी भी तरह के जुमले के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और उस जुमले को हम आसानी से बना सकते हैं। और ये हमारे डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मे बी के क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो वो भी आप आसानी से उसका भी आंसर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो वन बाय वन ये एलिमेंट्स है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। पहले हमारे पास यहाँ है सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपको होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, सब्जेक्ट बेसिकली ऐसे हम नाउन, प्रोनाउन या थिंग को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म करे या सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। यानी दो आपके कॉन्सेप्ट होंगे कि सब्जेक्ट या तो किसी काम को अदा करेगा, किसी काम को परफॉर्म करेगा आपके सेंटेंस में, या उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट आपके हो कौन से सकते हैं? सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, नाउन आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसके अलावा थिंग, अब थिंग आपकी कोई सिंगुलर चीज भी हो सकती है और कोई प्लूरल चीज भी हो सकती है। इनका मकसद होगा कि जुमले में हम एक ऐसी फोर्स को जाहिर कर रहे हैं जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रही है या उसके बारे में कोई बात की जा रही है। इसके बाद सेकंड अगर आप आते हैं वर्ब की तरफ, तो यहाँ जो ये वर्ब है, अच्छा, अगर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्वियसली उसको जूम करके, उसको फोकस करके आप देख सकते हैं। वर्ब की जब हम बात करें तो वर्ब आपके सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कहा जाता है कि आप बिना सब्जेक्ट के जुमला बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के जुमला बना सकते हैं, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के जुमला बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के आप कभी कोई जुमला नहीं बना सकते। तो
जो आपका वर्ब है वो इतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्ब के बारे में मैं आपको एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैंने वर्ब को जो है वो डिफाइन किया है कि वर्ब के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और किस किस तरह से वर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको ग्रामर में आप उसका डिफरेंट आपका इस्तेमाल उसका करते हैं, या आपसे वो किसी भी टेस्ट में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक बुनियादी लेवल पे वर्ब को अगर हम समझेंगे तो वर्ब की एक डेफिनेशन क्या है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस, यानी वर्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस, यानी वर्ब जो है आपके सेंटेंस में किसी एक्शन को, किसी काम को जाहिर करता है, या वर्ब जो है स्टेट को जाहिर करता है, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें यहाँ मैंने मेंशन की है वो है पोजेशन, ठीक है। पोजेसिव हमारे वर्ब्स होते हैं, उसका भी मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। पहले अगर हम वर्ब की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो एक बुनियादी लेवल पे जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम टू बी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, यानी टू बी वर्ब्स इज एंड आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में। ये 5 अगर हम वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेंटेंस में तो उन्हें हम कहेंगे स्टेट वर्ब्स, ठीक है। ये हमारे आएंगे स्टेट वर्ब की कैटेगरी में। स्टेट वर्ब का मतलब ये है कि ये एक्शन नहीं शो करते, ये स्टेट शो करते हैं किसी भी चीज, जगह या शख्स की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो चीज या शख्स क्या है। दूसरे हैं हमारे पास पोजेसिव वर्ब्स। पोजेसिव वर्ब्स का मतलब वो आपके वर्ब्स जो पोजेशन को जाहिर करें, ठीक है, जो पोजेशन को जाहिर करें। अगर हम यहाँ टू बी वर्ब्स की मैंने बात की तो इसमें आपके पास इज, एम और आर प्रेजेंट में आप यूज करेंगे, और इसका पास्ट होगा was और were, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोजेसिव वर्ब्स की, तो पोजेसिव वर्ब्स जो हैं वो आपके अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज और हैव, और पास्ट में हम उसका यूज करते हैं हैड। तो पोजेसिव वर्ब्स जो होंगे हमारे हैज, हैव, और इनका पास्ट होगा हैड, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, तो यहाँ एम का इस्तेमाल किया, और यहाँ एम जो है वो एक स्टेट को बता रहा है और मेरे बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। दूसरा अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं पोजेसिव वर्ब्स का, और अगर मैं उसको कहता हूँ कि आई हैव नॉलेज, ठीक है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास इल्म है, तो यहाँ जो हैव है वो पोजेशन को जाहिर कर रहा है, एक चीज जिसको मैं पोजेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको हैड को इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाते हैं तो आप पास्ट में पोजेशन की बात करेंगे, जैसे आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक, ठीक है। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम एक्शन नहीं शो कर रहे, हम पोजेशन या हम स्टेट की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है एक्शन वर्ब। अब वर्ब को बुनियादी लेवल पे आप पोजेशन या स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका जो यहाँ सेंस है वो है एक्शन वर्ब का। अब एक्शन वर्ब्स क्या हैं? वो वर्ब्स या वो वर्ड्स आपके सेंटेंस में जो एक्शन को शो करें, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्शन करते हैं, यानी बहुत सारे काम करते हैं, रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं, जैसे खाना पीना, देखना, पढ़ना, हंसना, रोना, चलना, बात करना, सुनना, समझना, तो ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। इन वर्ब्स को अगर हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स आपके कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल गो, ठीक है, जैसे वॉक, ठीक है, रीड, राइट वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब्स में जो मैंने आपको बताया कि वेरिएशन है कि वर्ब कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स के हो सकते हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के जो वर्ब्स की एक अंडरस्टैंडिंग या उसका एक जो टॉपिक की एक डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप आ जाएं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है बेसिक लेवल पे कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा आपके सेंटेंस में एक एलिमेंट है जो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है जिस पे कोई काम किया जाता है, ठीक है। यानी जो आपका वर्ब
डेवलप कर रहा है, एक्शन जो उसमें परफॉर्म हो रहा है, उसका इफेक्ट किस चीज पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन इज डन और विच रिसीव्स एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और शोज द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्ड, ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आपके दो किस्म से होते हैं बेसिक लेवल पे, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज के बारे में हम बात करें जो हमारे एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पे मेरा एक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से कहता हूं आई टीच यू, आई टीच यू, तो यहाँ पे यू जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है लेकिन आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ हम क्योंकि पर्सन की बात कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यानी कि एक्शन को रिसीव कर रहा है और जिसपे एक्शन का एक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रेडिकेट पे आप आ जाएं। अब प्रेडिकेट क्या है एक स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हमने बात कर ली बेसिक लेवल पे कि जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने बाद में आपको प्रेडिकेट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि हमें आमतौर पे इन तीन चीज़ों को तो पता होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन मोस्टली मैंने देखा स्टूडेंट्स में प्रेडिकेट का या कॉम्प्लीमेंट का या क्लॉज या फ्रेज का नहीं मालूम होता, ठीक है। तो अब यहाँ बात करेंगे प्रेडिकेट की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा इन तमाम चीजों की, तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब प्रेडिकेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेडिकेट जो है बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद का जो आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो परफॉर्मेंस कर रहा है, सब्जेक्ट जो कुछ शो कर रहा है, सब्जेक्ट की जो डिटेल है वो आपको मिलती है प्रेडिकेट से, ठीक है। अगर हम एक सेंटेंस कहते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम को छोड़ के एम राइटिंग अ लेटर, ये आपका प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो वो हिस्सा जो आपका किसी सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल दे, इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। फिर आप आ जाएं नेक्स्ट पार्ट पे, प्रेडिकेट के बाद फिर है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेंटेंस मेकिंग के हिसाब से। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है COMPLEMENT, ठीक है, एक ये वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ड होता है COMPLIMENT। ये दोनों होमोफोन्स हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ई अगर हम जिस वर्ड में लगा रहे हैं तो वो ये वर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है टू कंप्लीट, मुकम्मल करना। और जिस वर्ड में हम आई लगा रहे हैं LIMENT, वो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंस होगा, लेकिन उसके मायने अलग होते हैं। उसके मायने होते हैं किसी को विश करना, किसी को अप्रिशिएट करना या दुआ। ही इज वो है, लेकिन वो क्या है? एन इंजीनियर। तो एन इंजीनियर एक कॉम्प्लीमेंट है, एक पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, और इस सेंटेंस को मुकम्मल कर रहा है, राइट। ही इज एन इंजीनियर। तो ये जो पूरा एक सेंटेंस है ये किस बात पे बेस्ड है कि इसमें हमने सब्जेक्ट की बात की, ठीक है। ही इज वो है, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, और इसके बाद है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एन इंजीनियर, राइट। तो इंजीनियर जो है इस जुमले का एक कॉम्प्लीमेंट है जो हम सब्जेक्ट के बारे में जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आएंगे
क्लॉज के ऊपर, ठीक है। क्लॉज भी आपके सेंटेंस का एक अहम हिस्सा है, यानी सेंटेंस से मतलब कि जो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं जो पार्ट पे बेस्ड होते हैं, तो उसके हिस्से के हिसाब से अगर हम क्लॉज की बात कर रहे हैं तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। और ये अपने आप में हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन इनसे मिला के हम सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट जरूर बनाते हैं। अब क्लॉज की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, which has a combination of subject and verb, ठीक है, कि क्लॉज जो है आपका एक सेंटेंस का पार्ट होता है और उसकी जो कॉम्बिनेशन में हम दो चीजों का मेन इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें सब्जेक्ट का होना और दूसरा उसमें वर्ब का होना, ठीक है। तो ये आपका होगा क्लॉज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्लॉज जो है वो आपकी अगर हम टाइप वाइज बात करें तो बेसिक लेवल पे दो टाइप्स होती हैं, एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस इस तरह से है, अगर मैं कहता हूं कि इफ आई गो टू द मार्केट, ठीक है, इफ आई गो टू द मार्केट आई विल बाय सम फ्रूट्स, राइट। आई रिपीट माई सेंटेंस, if I go to the market I will buy some fruits। अब यहाँ ये पूरा जो सेंटेंस है कंडीशनल का सेंटेंस है और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक if वाला है जिसको हम कहेंगे if clause, ठीक है, if I go to the market। ये जो आपका एक पार्ट है इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट पार्ट या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और दूसरा जो इसके आगे सेंटेंस है I will buy some fruits, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आजाद आपका जुमला है, ठीक है, एक फिक्रा है। अब इसमें और पहले वाले में फर्क क्या है? अगर हम पहले जुमले को पढ़ते हैं इफ आई गो टू द मार्केट, तो ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं मार्केट जाता हूं तो आपका सेंस अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम दूसरे जुमले को पढ़ते हैं आई विल बाय सम फ्रूट्स, तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस भी कंसीडर हो सकता है। अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें, इससे हटा के देखें, तो ये पूरा आपका एक सेंस कन्वे कर रहा है आई विल बाय सम फ्रूट्स। तो इसमें कोई क्वेश्चन डेवलप नहीं हो रहा, आप आसानी से इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग से लिख दें तो ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा फुल स्टॉप लगा के, लेकिन अगर हम इसको किसी सेंटेंस के पार्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये एक क्लॉज कंसीडर होगा और ये तकरीबन मुकम्मल आपको मायने देगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पार्ट्स मिला के एक जुमला बना रहे हैं, तो ये क्लॉज बेस्ड सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस आपने इस्तेमाल की है, एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बाकी क्लॉज का नेक्स्ट लेक्चर जो मैं करूंगा उसमें आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग में आपको दे दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रेज, ठीक है। फ्रेज भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है और एक अहम पार्ट है आपके सेंटेंस का। बहुत सारे हम अपने एवरीडे लाइफ में जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें सिर्फ रिकग्निशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि फ्रेज क्या है, ठीक है। अब फ्रेज क्या है? बेसिकली कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट कन्वे फुल सेंस, कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ चंद वर्ड्स का, ठीक है, एटलीस्ट उसमें 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, एक अधूरा हिस्सा, ठीक है, एक फिक्रा। जैसे अगर हम कहते हैं कि अंडर द टेबल, राइट, अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल अगर हम कहते हैं कि पेन इज अंडर द टेबल, तो पेन इज अंडर द टेबल ये यहां पर एक फ्रेज है, राइट। यानी ऐसा बहुत सारे एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं जो एक अधूरा सा पार्ट होते हैं हमारे सेंटेंस का, उसको हम कहते हैं फ्रेज। अच्छा, फ्रेज की भी मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगा तो उसमें आपको मजीद आइडिया फ्रेज का हो जाएगा, बहुत सारी उसमें डिटेल्स और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल जो मेरा ये आज का अभी का टॉपिक है जिसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रिलेटेड, उसमें मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि हमारे पार्ट्स ऑफ
सेंटेंस होते क्या हैं और होते कितने हैं, और थोड़ी सी ब्रीफ आपको इंफॉर्मेशन दी। इसके नेक्स्ट टॉपिक में इनकी अलग अलग सबकी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर लें। सो आई होप आपको समझ आ गई होंगी ये कुछ बेसिक चीज़ें। सो until the next video, please watch all my video and thank you so much for your time, and subscribe my channel Professionals English for more information, knowledge and updates. Thank you so much.